हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल का सेशन। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। विल स्टार्ट विद वोकैबुलरी। जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वोकैबुलरी के जो आज के आर्टिकल से पिक किए गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम रेलेवेंट भी है, उन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम आर्टिकल को रीड करेंगे, देखेंगे कि ऑथर का मैसेज क्या है, किस टॉपिक पर उन्होंने लिखा है आर्टिकल और क्या टोन यूज़ की है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो वर्ड है वो चेयर है। अब चेयर क्या होता है? चीयर आपका नाउन है, ठीक है। अ साउट ऑफ अप्रूवल और इनकरेजमेंट, मतलब हम किसी के लिए, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है। एक्साइटेड होके ताली बजाते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं, तो उसी को हम चीयर कहते हैं। अपलॉज भी कहते हैं, ओवेशन भी कहते हैं। आपने सुना होगा स्टैंडिंग ओवेशन मिला किसी चीज़ को। तो स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है कि सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और प्रेज़ किया, ठीक है। अपलॉज का मतलब भी वही होता है कि लोगों ने प्रेज़ किया किसी चीज़ को, ठीक है। तो चीयर, अपलॉज और ओवेशन पॉजिटिव वर्ड है जिनका मतलब होता है कि एक तरह से लाउड नॉइज़ में किसी को प्रेज़ करना, किसी के बारे में किसी की तारीफ़ करना और तालियां बजाना। वही अगर एंटोनिम्स देखें तो जियर एंड डिरिजन। जियर और डिरिजन दोनों का मतलब होता है मॉकरी, मतलब आप किसी चीज़ को स्टूपिड समझते हो और बहुत ही अनकाइंड वे में उसका मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। क्रिटिसाइज़ कर रहे हो बहुत ही मॉकरी करके, मजाक उड़ा के, तो उसको जियर और डेरिजन कहते हैं। दोनों वर्ड्स के मीनिंग बहुत सिमिलर है, ठीक है। सेकंड आपका है स्वीट। ये एक नाउन है। स्वीट क्या होता है? जस्ट लाइक रेंज, सीरीज़ या अरे, कि एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं या एक के बाद एक नंबर ऑफ थिंग्स आ रही हैं, सामने आ रही है, तो उसको स्वीट कहते हैं। अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट फॉलो ऑन वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक, जैसे कोई भी चीज़ हुआ, ठीक है। जैसे मूवीज़ हो गई तो एक के बाद एक मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, या एग्ज़ाम्स हो गए, एक के बाद दूसरा एग्ज़ाम आ गया, तीसरा एग्ज़ाम आ गया, तो कहते हैं स्वीट ऑफ एग्ज़ाम्स, स्वीट ऑफ मूवीज़, सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स, अरे ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है। एंटोनिम क्या है इसका? इंडिविजुअल है, वन है, दोनों का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल एंटिटी। क्योंकि सीरीज़ की अगर बात करें, स्वीट की बात करें, अरे की बात करें, तो यहाँ पर मोर देन वन होता है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें आती जाती है तो ज़्यादा रहती हैं। वही इंडिविजुअल और वन में एक ही रहता है। थर्ड आपका मेडन है, एक एडजेक्टिव है। मेडन क्या होता है? जो सबसे पहला, सुना होगा आपने मेडन स्पीच, तो वो स्पीच जो उस पर्सन की सबसे पहले स्पीच थी। तो कोई भी चीज़ जो सबसे पहली बार होती है उसको मेडन कहते हैं। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट भी कहते हैं, इनिशियल भी कहते हैं। अब एंटोनिम तो बहुत सिंपल होगा, क्या? फाइनल, सब्सीक्वेंट जो बाद में आता है, लैटर, लेटेस्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम्स। फोर्थ है आपका आर्टिकुलेटेड। वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म भी है। आर्टिकुलेट करना मतलब कहना, ठीक है। स्पीक कहना, स्पीक करना, एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस करना? अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को क्लियरली करना, तो उसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना, ठीक है। कम्युनिकेट करना और कन्वे करना भी कहते हैं। वही एंटोनिम क्या होंगे इसके? विथहेल्ड करना। विथहेल्ड मतलब कि अपने अंदर ही रखना, किसी को कम्युनिकेट, कन्वे या आर्टिकुलेट नहीं करना, या फिर उसको रिप्रेस कर देना, अपने अंदर ही फीलिंग को, थॉट को दबा देना, वो बाहर ना आए दूसरों के सामने। फिफ्थ है आपका कंसिडरेबल। ये एक एडजेक्टिव है और हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कंसिडरेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा है, अमाउंट में बहुत ज़्यादा है, साइज़ में बहुत ज़्यादा है, तो वो होता है आपका कंसिडरेबल, जिसको हम सब्सटैंशियल, सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? स्लाइट, मतलब बहुत कभी, कहते हैं ना स्लाइट चेंज हुआ है, स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है, ना के बराबर हुआ है। नेग्लेजिबल हुआ है, नेग्लेजिबल का तो पता ही होगा आपको, मतलब ना के बराबर, ठीक है। सिक्स आपका रैशनैल। रैशनैल एक नाउन है। रैशनैल क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि इस एक्शन के पीछे का रैशनैल मुझे समझाओ। तो रैशनल क्या होता है? लॉजिक, किस रीज़न के बेसिस पे तुमने ये एक्शन किया है, क्या जस्टिफिकेशन है। तो उस रीज़न को, उस इंटेंशन को, कि क्या माइंड में क्या इंटेंशन था तुम्हारा, क्या प्लानिंग की, क्या सोच के तुमने ये चीज़ कही या ये काम किया, तो उसको रैशनल कहते हैं। द रीजंस और इंटेंशन दैट कॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स और एक्शन। लॉजिक भी कहते हैं, ग्राउंड्स भी कहते हैं। ग्राउंड्स भी सेम वर्ड है कि क्या बिलीफ है, मतलब क्या रीज़न है जिसके पीछे ये एक्शन हुआ, जिसके कारण ये एक्शन हुआ या बात कही गई या ये बिलीफ रखा जा रहा है।
अब एंटोनिम थोड़ा समझने की बात है कि आफ्टर मैथ और कॉन्सिक्वेंस दोनों एक्शन के बाद आते हैं। आफ्टर मैथ क्या होता है, इफेक्ट होता है, रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट होता है। तो एंटोनिम कैसे बन गया रैशनल का, क्योंकि देखो रैशनल सबसे पहले आता है, रीज़न जस्टिफिकेशन पहले आती है, उसके बाद एक्शन होता है, उस एक्शन का फिर आफ्टर मैथ या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो उस लॉजिक से यहाँ पे आफ्टर मैथ और कॉन्सिक्वेंस आपके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में। 7 डिमांडिंग। ठीक है, एक तो डिमांडिंग मतलब कुछ मांगना होता है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव भी उसी वर्ड से आप कनेक्ट कर लो कि क्या डिमांड क्या करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट, रिसोर्स, टाइम, स्किल डिमांड करे, जो डिफ़िकल्ट हो जाए, चैलेंजिंग हो जाए नेचर में, आर्डुअस हो जाए, टैक्सिंग हो जाए, एग्जैक्टिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिमांडिंग। नीडिंग अ लॉट ऑफ स्किल, एफर्ट एक्सेट्रा। जैसे बहुत ज़्यादा स्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो होता है डिमांडिंग। जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे SBI PO का एग्ज़ाम है या IBPS PO का एग्ज़ाम है, काफ़ी डिमांडिंग होता है क्योंकि उसमें आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, साथ ही आपको स्ट्रेस, टाइम, अपनी एक्यूरेसी सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, प्लस कॉम्पिटिशन भी होता है। तो वो उस तरह के एग्ज़ाम को हम डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग या टैक्सिंग कह सकते हैं। नाउ एफर्टलेस और फैसाइल इसके एंटोनिम में। एफर्टलेस और फैसाइल दोनों का मतलब होता है जिसमें एफर्ट ही नहीं लग रहा, ईजी है। अब मैं आपको कहूँ अल्फ़ाबेट सुनाऊँ तो ABCDEFZ तक आप सुना दोगे, क्यों? क्योंकि वो एफर्टलेस है, फैसाइल है। ठीक है, 2 + 2 बताओ क्या होता है, बिना सोचे भी 4 बताओगे, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है वो आपका एफर्टलेस है, फैसाइल है। बट यहाँ पर अगर SBI PO लेवल अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करना पड़ जाए तो फिर उसको हम डिमांडिंग कह सकते हैं। ठीक है, 8 है आपका लिंगर। लिंगर एक वर्ब है, मतलब होता है कि काफ़ी देर तक अगर कोई चीज़ काफ़ी देर तक रहती है, एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यू होती रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो लिंगर कर रही है। तो कंटिन्यू और एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब इतना एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था कि इतना देर तक रहेगा, बट रह गया, तो वो लिंगर कर रहा है। परसिस्ट भी कहते हैं, इंड्योर भी कहते हैं, दोनों का ही सिनोनिम है बहुत लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में रहना। नाउ एंटोनिम्स आर फेड एंड वैनिश। फेड मतलब चले जाना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। वैनिश का मतलब भी चले जाना। 9th वर्ड है आपका स्पैट। दिस इज़ अ नाउन। स्पैट क्या होता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई शॉर्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उसको हम कहते हैं स्पैट। किस चीज़ पे हुआ, बहुत ही ट्रिवियल चीज़ पे हुआ, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे हुआ, ट्रिवियल चीज़ पे हुआ, माइनर चीज़ पे हुआ, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ट्रिफलिंग चीज़ पे हुआ, तो उसको हम कहते हैं स्पैट, जिसको अल्टरकेशन भी कहते हैं, स्क्वाबल भी कहते हैं। अल्टरकेशन क्या होता है, पब्लिक में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ, ठीक है। स्क्वाबल भी वही होता है कि आर्ग्यूमेंट हो गया किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। नाउ एंटोनिम्स आर हार्मनी एंड पीस। हार्मनी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, फ्रेंडली बिहेवियर है, शांति है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा। 10th इज बोल्स्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बोल्स्टर करना मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना, बट्रेस करना, ठीक है। तो बट्रेस एंड फोर्टिफाई इसके सिनोनिम्स हो गए। बट्रेस करने का मतलब भी वही होता है, सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। फोर्टिफाई करना भी मतलब फोर्ट की तरह बना देना, किले की तरह। किला कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वैसा स्ट्रॉन्ग बना देना। नाउ एंटोनिम्स आर अंडरमाइन करना, उसको वीक कर देना, उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देना, कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, उसको रिस्क में डाल देना, इंडेंजर कर देना। 11 इज सोर, वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बहुत ऊंचा उठना, मतलब कि इंक्रीज होना बहुत जल्दी किसी हाई लेवल पे, स्काई रॉकेट होना, राइज होना, इंक्रीज होना। नाउ एंटोनिम्स लेसन एंड ड्विंडल। लेसन मतलब कम हो जाना, ड्विंडल मतलब लेवल में कम हो जाना, ठीक है। आपके कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एक ही ईडियम है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। अब देखो, अगर कोई चीज़ हो रही है अगेंस्ट द बैकड्रॉप, वो कहा जा रहा है, मतलब क्या बैकड्रॉप क्या होता है, ठीक है, पीछे क्या चीज़ हो रही है, मतलब कि आसपास क्या सिचुएशन बना हुआ है, क्या इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, तो उसी को हम बैकड्रॉप कहते हैं। तो द सेटिंग और कंडीशन, वो सेटिंग किस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है, किन कंडीशंस के बीच में कोई चीज़ हो रही है, उसी को कहते हैं हम बैकड्रॉप। तो जब भी हम कहें अगेंस्ट द बैकड्रॉप, वो मतलब कि उस तरह के सेटिंग में कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। द सेटिंग और कंडीशंस विद इन विच समथिंग हैपेंस।
तो ये था आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट जो कवर हो गया। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ देखते हैं कि आज का आर्टिकल किस पे है। तो क्वालिफाइड चीयर, क्वालिफाइड चीयर, चीयर का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है, क्या होता है अपलॉज, प्रेज। वही क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिमिटेड। देखो एक तो क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो, तो वो वाली मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रही है कि अपलॉज एलिजिबल है, नहीं। क्वालिफाइड का एक और मतलब होता है कि लिमिटेड है, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है, टोटल नहीं है, मतलब कि लिमिटेड चीयर, मतलब लिमिटेड प्रेज मिल रहा है। मतलब प्रेज तो हम कर रहे हैं बट ऐसा नहीं कि बस सिर्फ प्रेज ही कर रहे हैं खुले तरीके से, नहीं, कुछ ना कुछ हमने क्रिटिसिज्म भी किया है, तो जो प्रेज है वो लिमिटेड ही है। तो ये है आज का क्वालिफाइड चीयर, ठीक है, जो कि आपका टाइटल है। ऑन शुभांशु शुक्ला एग्जाम फॉर मिशन, ठीक है, शुभांशु शुक्ला और एग्जाम फॉर मिशन पे आज का आर्टिकल है। शुभांशु शुक्लास पेड फ्लाइट टू ISS, शुभांशु शुक्ला की जो फ्लाइट है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये पेड फ्लाइट है, मतलब इसके लिए पैसे दिए गए हैं इस फ्लाइट के लिए। विल प्रोवाइड इनसाइट, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस पे, ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखते हैं क्या है आज का आर्टिकल। एट नून ऑन जून 25, 2025 IST, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई चीज़ हो गई है। कब हुई है कि दिन का टाइम था जून 25, 2025 में, तो कुछ चीज़ हुआ। क्या हुआ कि इंडिया के शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ with 3 other astronauts from NASA's Florida spaceport to the International Space Station as part of the Axiom for Commercial Mission। मतलब कि इंडिया के जो शुभांशु शुक्ला है, ठीक है, वो लिफ्ट ऑफ मतलब कि वो एक रॉकेट में, एक स्पेस शटल में बैठे थे, उनके साथ 3 और भी एस्ट्रोनॉट्स थे, और वो वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया। कहाँ से किया, तो नासा के फ्लोरिडा स्पेसपोर्ट से टेक ऑफ किया। कहाँ पे जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। और मिशन क्या है, तो एक्सियम फॉर कमर्शियल मिशन का पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज़ गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस सिंस राकेश शर्मा इन 1984, यानी राकेश शर्मा जो गए थे स्पेस में 1984 में, उनके बाद ये पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन ऑर्बिटल स्पेस में गए हैं। इफ़ द ड्रैगन क्रू कैप्सूल डॉक सक्सेसफुली विद द ISS, अगर जो ड्रैगन क्रू कैप्सूल है, मतलब वो जो स्पेस शटल है जिसमें ये लोग बैठे हैं, जिसका नाम ड्रैगन क्रू कैप्सूल है, तो अगर वो ISS के साथ सक्सेसफुली डॉक कर जाता है, मतलब अटैच हो जाता है, क्योंकि जब वो अटैच होगा तो ही वो जो अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ISS में जा पाएंगे। तो अगर सक्सेसफुली डॉक हो जाता है कब, जून 26 को, तो मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड द ISS। तो मिस्टर शुक्ला जैसे अगर डॉक सक्सेसफुली हो जाता है तो मिस्टर शुक्ला क्या बन जाएंगे, ISS पे पहुंचने वाले पहले इंडियन भी बन जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 weeks ही एंड द ISS क्रू विल परफॉर्म अ suite ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा कि उनके पहुंचने के 2 वीक तक, 2 हफ्ते तक, वो और जो ISS के बाकी जो मेंबर्स, वहाँ पे क्रू जो है, जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कैरिड बाय द एक्सियम फॉर मिशन। जो एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे किसके हैं, तो एक्सियम फॉर मिशन के हैं, इंक्लूडिंग 8 फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जिनमें से मिशन में से 8 मिशन ISRO के हैं। Mr. Shukla is among the leading candidates to fly in India's maiden human space flight mission। और मिस्टर शुक्ला लीडिंग कैंडिडेट भी है, मतलब वो हो सकता है कि वो एलिजिबल भी हो जाए। क्या, तो किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, उसके लिए मिस्टर शुक्ला आगे जाके एलिजिबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लीडिंग कैंडिडेट है, मतलब जितने कैंडिडेट को सिलेक्शन हो सकता है उनमें मिस्टर शुक्ला का भी नेम है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसका नाम गगनयान है, जो कि कब होगा, 2027 में होगा, उसके लिए वो एक बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड कैंडिडेट भी हैं। For now, the Department of Space has not articulated the reason for spending 548 crore to buy Mr. Shukla's seat on Axiom 4। अभी तक जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने नहीं बताया है, क्या नहीं बताया है, कि किस रीज़न से
डिपार्टमेंट ने 548 करोड़ रुपए खर्च किए किसके लिए, सीट के लिए एक्सियम फोर्ट पे, क्योंकि एक्सियम फोर्ट क्या है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट रन नहीं है, कमर्शियल है, प्राइवेट है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीट आपको खरीदनी पड़ती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिससे कि मिस्टर शुक्ला जी को वहाँ पे एक्सियम फोर्ट में सीट मिले। तो अभी तक रीज़न उन्होंने नहीं बताया है कि क्या रीज़न रहा है जिसके वजह से, या जो भी आपका जो जस्टिफिकेशन आप कह सकते हैं वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि क्यों इतना अमाउंट ऑफ पैसा खर्च हुआ है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 20,200 करोड़ बजट फॉर गगनयान, ठीक है, अभी क्या है, गगनयान का बजट कितना है, तो 20,200 करोड़ है, तो उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो मिस्टर शुक्ला पेड फ्लाइट टू द ISS, जो मिस्टर शुक्ला की पेड फ्लाइट है जिसकी कॉस्ट 548 करोड़ है ISS पे, पैकेज अलॉन्ग विथ एडवांस ट्रेनिंग फॉर हिम एंड बैकअप क्रूमेट प्रशांत नायर, और फ्लाइट के साथ साथ क्या है, तो उनको एडवांस ट्रेनिंग भी दी गई है और उनको एक क्रूमेट टीममेट भी दिया गया है जिनका नाम है प्रशांत नायर। तो प्रशांत नायर जी शुक्ला जी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। will give India considerable insight into human space flight and how it is coordinated ahead of mounting its own astronaut expeditions regardless of the money spent। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि जो ये पेड फ्लाइट है जिसमें मिस्टर शुक्ला जा रहे हैं ISS पे, तो जिसके लिए उनको ट्रेनिंग भी मिली है और उनके साथ एक बैकअप टीममेट भी है प्रशांत नायर जी। तो ये जो पेड फ्लाइट है ये इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी किस पे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे, कि कैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में क्या की और कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे कि हेल्प मिलेगी कब इंडिया को, जब वो आगे फ्यूचर में अपना खुद का एस्ट्रोनॉट एक्सपीडिशंस करेगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द मनी स्पेंड। मतलब यहाँ पे क्या कहा कि मनी जितना भी आपको अभी अमाउंट ज़्यादा लग रहा है लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि इतना अमाउंट खर्च करके हमें काफ़ी एक कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे आगे के इंडिया के जितने भी स्पेस फ्लाइट और एस्ट्रोनॉट मिशंस होंगे उनमें काफ़ी वो कंट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा और हम काफ़ी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। However, this does not spare the Department of Space and ISRO from communicating the rationale and extent of these benefits, which has yet to happen। हालांकि अगर ये चीज़ हमें देखते हुए भी कि हाँ काफ़ी इसका बेनिफिट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कोड ISRO को कम से कम समझाना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था कि क्या रैशनल है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। Space flight has changed considerably between Mr. Sharma's and Mr. Shukla's flight। अब अगर राकेश शर्मा और मिस्टर शुक्ला की बात करें तो उन दोनों के बीच काफ़ी टाइम गैप है, तो इस टाइम गैप में स्पेस फ्लाइट का जो नेचर है बहुत चेंज हो गया है। द स्टेक्स टुडे आर मल्टी डायमेंशनल एंड मोर डिमांडिंग। जो आज जो इम्पोर्टेंस है आपके स्पेस फ्लाइट की वो बढ़ गई है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है आज। एक्सियम इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, एक्सियम एक प्राइवेट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टेड विथ नासा एंड स्पेसएक्स, और कॉन्ट्रैक्ट है इसका नासा और स्पेसएक्स के साथ, एंड विच सेल्स सीड्स टू कमर्शियल मिशंस टू द ISS। और ये क्या करती है एक्सियम, तो ये सीड्स सेल करती है कमर्शियल मिशन जो होते हैं ISS पे, जो जाते हैं स्पेस शटल ISS पे, तो उसकी सीट्स ये सेल करती है। But uncertainties lingered over NASA's future access to the Dragon Crew capsule following Elon Musk's spat with US President Donald Trump। लेकिन अभी कुछ अनसर्टेनिटी है, आगे हमें पता नहीं है क्या होगा कि नासा का फ्यूचर, नासा का को एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा फ्यूचर एक्सेस में ड्रैगन क्रू कैप्सूल्स को, तो उस पर भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि एलॉन मस्क का एक डिसएग्रीमेंट हो गया है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो हो सकता है कि इस पे अभी अनसर्टेनिटी है, अभी हम अनश्योर हैं कि क्या नासा को फ्यूचर में भी एक्सेस मिलेगा ड्रैगन क्रू कैप्सूल का। द इफेक्ट्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स एंड हिज विलिंगनेस टू ऑनर प्रेडिसेसर जो बाइडेंस कमिटमेंट्स to India given the major budget cuts he has proposed for 2026 are also unclear। अब यहाँ पे जो मिस्टर ट्रम्प के टैरिफ्स का जो इफेक्ट है और उनका जो विलिंगनेस है कि वो कितना रेडी हैं कि जो बाइडेन के कमिटमेंट्स थे, जो बाइडेन जी ने कमिटमेंट किया था इंडिया को, उनको वो ऑनर करे, उनको वो कंटिन्यू करे, तो वो भी अभी अनक्लियर है, क्योंकि अभी जो मेजर बजट कट उन्होंने प्रपोज किया है इसको देखते हुए काफ़ी अनक्लियर लग रहा है। And the ISS is said to be decommissioned by 2030 और 2030 तक ISS जो है उसको decommission कर दिया जाएगा, मतलब उसको बंद कर दिया जाएगा। तो टाइम भी हमारे पास कम है कि कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं उस टाइम तक,
2030 तक। In this world, the future of India's own space program is caught between multiple futures। और अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो जो इंडिया के खुद के स्पेस प्रोग्राम का जो फ्यूचर है वो भी अभी काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। NASA and private US companies, including Blue Origin, have said they would like to use Gaganyaan technologies in future missions as part of strengthening US-India ties in the space sector। NASA और जो private US companies है जिनमें Blue Origin भी है, उन्होंने ये कहा है कि वो गगनयान टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहेंगे फ्यूचर मिशन में, जिससे कि US-India का जो टाइज है, जो रिलेशन है, वो और स्ट्रॉन्ग बने स्पेस सेक्टर में। बट इवन एज द कंट्री बैलेंसेस कमर्शियल विद पब्लिक सेक्टर नीड्स, अब चूँकि इंडिया क्या है वो बैलेंस कर रही है कमर्शियल नीड्स को और पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो नीड है उसको, इट नीड्स टू रिमेन अ रेलेवेंट प्रोवाइडर ऑफ स्पेस फ्लाइट सर्विसेज। तो इंडिया को भी क्या होना होगा, उसको ऐसा बनना होगा कि एक रेलेवेंट प्रोवाइडर बने इंडियन स्पेस फ्लाइट सर्विसेज का। The Indian government has signaled that it is willing to take positive steps to bolster the private sector। इंडियन गवर्नमेंट ने ये दर्शाया है, ये इंडिकेट किया है कि वो रेडी हैं कि वो पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करें, बट विच दस फार हैव बिन इनएडिक्वेट। लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा काम इस पर नहीं हो पाया है। दस वंस मिस्टर शुक्ला रिटर्न्स, एक बार मिस्टर शुक्ला वापस आ जाते हैं अपने मिशन से, इसरोज टू डू लिस्ट विल मूव टू द नेक्स्ट बिग चैलेंज। इसरो का जो टू डू लिस्ट है, मतलब इसरो के जो और भी जो काम है, तो इसरो क्या होगा इसके बाद सीधे अपने जो नया उसका जो दूसरा बिग चैलेंज है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। इवन एज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विल सोर। और उसके साथ साथ क्या होगा कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस और जो ट्रांसपेरेंसी है कि कम्युनिकेट किया जाए कि बेनिफिट्स क्या हैं स्पेस फ्लाइट मिशंस के, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। अगर टोन की बात करें तो एनालिटिकल है, क्योंकि ऑथर ने क्या किया है, जो मिशन पे जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला, तो उस मिशन पे क्या होगा, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है, उसको फिर कनेक्ट किया है कि कैसे अगर हम अभी देखें, अगर US इंडिया का जो स्पेस फ्लाइट का जो आगे का फ्यूचर है उस पर भी उसको भी एनालाइज किया है ऑथर ने, तो एक एनालिटिकल टोन रखा है उन्होंने, तो टोन आपकी एनालिटिकल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा मैं, काफ़ी खुशी भी होती है बता के कि प्रैक्टिस मॉक के 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, जब अपने 11th ईयर में आ गए हैं, 11th ईयर से हम आपके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने एस्पिरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मिशन रहा है कि हम अफोर्डेबल एंड रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें और आपको हर तरीके से हेल्प कर सकें कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करो। तो उसी 11 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस की खुशी में हम 45% ऑफ, अभी तक का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 45%, वो हम आपको दे रहे हैं। कूपन कोड क्या लगाना है, PM45। तो कूपन कोड PM45 लगाते ही आपको ये 45% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और आपका चूँकि SBI PO प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी, तो आपको और हेल्प करने के लिए SBI PO प्रीलिम्स लाइव टेस्ट भी जून 27 यानी कल शाम 5 बजे से ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप सभी को ये लाइव टेस्ट पहला देना है। ठीक है, अपना ऑल इंडिया रैंक देखना है, अपना लाइव टेस्ट को एनालाइज करना है, देखना है आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं आपकी, किस टॉपिक पे आपको वर्क करना है, किस टॉपिक पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, किस पे स्पीड ज़्यादा चाहिए, वो सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। साथ में ये भी पता चलेगा कि अभी तक आपने जो प्रिपेयर किया है तो वो आपको उस प्रिपरेशन को लेकर आप कितना उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हो रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। आपको ये SBI PO प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपको SBI PO प्रीलिम्स के रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो आप उस कूपन कोड PM45 लगा के आप कूपन डिस्काउंट ले सकते हो 45% का PM45। ठीक है, पहला मॉक तो जिससे हर एग्ज़ाम का पहला मॉक फ्री होता है, तो SBI PO का भी पहला मॉक फ्री है। तो आप ये मॉक दे सकते हो, अपना परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो मॉक की। फर्दर अगर आपको बाकी के मॉक्स अनलॉक करने हैं तो आप
जो भी आपके लिए सूटेबल है जो पैकेज, काफ़ी हमने अफोर्डेबल न्यू पैकेजेस भी लॉन्च किए। बैंकिंग बेसिक हो गया आपका, बैंकिंग प्रो हो गया, बैंकिंग प्लस हो गया, फिर आपका एक आता है बैंकिंग मैक्स। तो अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, अलग अलग फेज़ में होते हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी के। तो उन फेजेस को देख के, उन एस्पिरेंट्स की नीड्स को के बारे में सोच के ये पैकेजेस बनाए गए। तो जो भी पैकेज आपके लिए सही है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप वो पैकेज ले सकते हो। सारे पे ही PM45 कोड लग जाएगा और 45% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रिपेयर करते रहो, मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर किया करो। कोशिश करो कि मॉक टेस्ट के जो कोशिश के आपको ये कंफर्म करना, ये गारंटी कर लेनी है कि मॉक टेस्ट, आज के मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है वो अगले मॉक टेस्ट में रिपीट ना हो। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।